हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, हमने यूपी पुलिस का जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन था उसको अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, इसमें सब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हम प्रेशराइज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत दबाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन सही होना होता है वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बताना है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सा वर्ग नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आपको 20 तक का तो वर्ग पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन केस में नहीं पता है, ठीक है, तो देखो लास्ट में क्या है, 25 है ना, 25, ठीक है। तो देखो, हम 15 से निकालते हैं सबका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 225। इसको कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 के बाद में क्या होता है 2, तो 1 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 225 मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। और 2 के बाद में क्या होगा 3 होगा ना, 2 के बाद में 3 तो 6 हो जाएगा, 625। 35 का देखते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। देखो, 5 का 25 हो गया और 3 के बाद में 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 45 का देखते हैं, 45 का तो ये हो जाएगा 25 और 4 के बाद में क्या होगा 5, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। फिर 55 का देखते हैं, ठीक है। देखो, 55 का करेंगे तो 25 मिल जाएगा, 5 का 25 और 5 के बाद में क्या आएगा 6 आएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 65 का देखते हैं, 65 का 5 का तो 25 हो जाएगा और 6 के बाद में 7, तो 7 और जब 6 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें से 1225 ये तो है, ठीक है। 2025 45 का है, ठीक है। और 55 का 30 25 नहीं है। उसके बाद में 65 का कितना है 42 ही है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा ये है। मतलब ये जो संख्या है किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है, कितना होगा। देखो, यहाँ पर हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। जब 1,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें एक फार्मूला क्या पता है कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है, ठीक है, साधारण ब्याज वो क्या होता है, P/R/T अपॉन 100 होता है। यहाँ पर हमें R की वैल्यू चाहिए, मतलब दर चाहिए। तो बताओ दर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे दर R बराबर साधारण ब्याज को 100 से गुणा कर दो, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा P और T कर दो। P मतलब मूलधन और प्रिंसिपल अमाउंट और T यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। बस यहाँ पर कितना है, साधारण ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 440 है ना, तो यहाँ पर 440 लिख दो गुणे 100 और बटा P कितना है 1000 और गुणे 5, समय कितना है 5 वर्ष। तो देखो 0 0 0 3 जीरो से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना बचा 44/5, ठीक है। इसको फटाफट भाग कर लो तो 5 8 ज़ा, देखो 5 अट्ठे 40 हो गया, 40 4 44 दशमलव लगाओगे, फिर 5 अट्ठे 40% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर भी कमेंट में बताओ कितना होगा, ठीक है। देखो, इसमें बोला है कि दो संख्याओं का जो मासा एंड लासा है कितना है, 2 है 7 है। और जब हमें क्या पता है कि मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब इसमें देखो बोला कि जो दो संख्या है, एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या है, मतलब अगर हम बड़ी संख्या छोटी संख्या को x मान लेते हैं, तो जो बड़ी संख्या है इसको हम लिख देते हैं छोटी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या तो बड़ी संख्या कितना होगा,
बड़ी संख्या, ठीक है। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या के दो गुने, छोटी संख्या ये है, इसका दो गुना कर दो, से दो अधिक है, इसमें दो जोड़ दो, से अधिक है तो छोटी संख्या बताओ, मतलब x का मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखो मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। तो जब दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मासा कितना है, तो बोलोगे सर मासा तो ये है 2 और 72 हो जाएगा, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये तो x है, तो x लिखोगे गुणा 2x + 2। अब इसी को हल कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 144 मिल गया, और यहाँ पर x से गुणा कर दो 2x² + 2x, ठीक है। सब में 2 से भाग करोगे, जब सब में 2 से भाग करोगे तो 72 हो जाएगा, और ये x² और प्लस x मिल जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, तो x² + x और -72 = 0। इसको गुणनखंड कर लो तो कितना हो जाएगा x² + 9x - 8x और -72 = 0, ठीक है। देखो यहाँ पर 9, यहाँ पर 72 को 2 भागों में तोड़ोगे ना, कि गुणा करने पर 72 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो ये क्या होगा 9 और 8 होगा ना, 9 8 72, ठीक है। अब इसको देखो x कॉमन कर लिया तो क्या बचा x + 9, और यहाँ पर -8 कॉमन कर लिया तो क्या बचा x + 9 = 0। तो x + 9 हो जाएगा और x - 8 = 0, ठीक है। तो देखो प्लस वाले को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हम माइनस वाले लिखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा छोटी संख्या, तो यहाँ से ऑप्शन 3 मिल जाएगा, ठीक है। और x + 9 को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस में आएगा, x बराबर -9, तो -9 आंसर में नहीं है ना, तो इसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो फटाफट सॉल्व करने का। देखो इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो कि देखो 64 का कितना होता है 8 होता है ना, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8, और 8 में 73 जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 में जब 73 जोड़ोगे तो हो जाएगा 81, और 81 का फिर से वर्गमूल निकालोगे तो 9 होगा, और 27 में 9 जोड़ोगे तो 36 होगा, और 36 का फिर वर्गमूल निकालोगे तो 6 होगा, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बताना है कि एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत पूर्णांक होते हैं, ठीक है। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को पॉज करो और बाकी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो समुच्चय अगर हम लिखते हैं ना तो 3 से मतलब लिखना है 5 पूर्णांक होते हैं, तो पहला 3 हो जाएगा, 3 से शुरू होने वाले 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब औसत। तो औसत क्या होता है, सबको जोड़ दो और बटा कितने नंबर हैं, तो देखो जब सबको जोड़ोगे 3 4 7 7 5 12 और 12 13 25 बटा 5, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा औसत, ठीक है। अब इसके बाद में बोला सबसे समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, अब 7 है ना, इसको हटा दो तो फिर औसत कितना हो जाएगा, तो देखो जब सेकेंड वाले का औसत निकालेंगे, जब 7 को हटाने पर तो क्या हो जाएगा 3 + 4 7 7 + 5 12 12 6 18 18। अब कितने नंबर बचे हैं, जब इसको हटाएंगे तो 4 बचेंगे ना, तो 4 से भाग कर दो तो कितना आएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 4.5, ठीक है। और कितनी प्रतिशत की कमी, तो यहाँ पर लिखोगे कमी बराबर क्या हो जाएगा, कितना कमी हो रहा है ना, देखो पहले 5 है, 5 - 4.5 और बटा ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था 5 था, तो इसका 5 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। ये प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है। क्या लिखोगे प्रतिशत निकालने का फार्मूला, सबसे पहले चेंज इन मतलब दोनों में परिवर्तन और बटा क्या होगा जो हमारा प्रारंभिक मान था वो होगा और गुणे 100। अब देखो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5
बटा 5, ठीक है, और गुणे 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे दशमलव में तो ये तो 50 हो जाएगा, और बटा 5 तो 5 दहा में 50, तो 10% की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या का 1/8वां हिस्सा है, ठीक है। अगर देखो बच्चों की जो संख्या है अगर हम उसको ए मान लेते हैं, ठीक है, तो पुस्तक मतलब प्रत्येक वस्तु को कितने प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे, यहाँ पर लिखोगे प्रत्येक बच्चे को मिला पुस्तक, कितना पुस्तक मिलेगा, इसका 1/8 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो 1/8 ए, ठीक है, मतलब टोटल बच्चों की संख्या ए है। तो और यहाँ पर बोला कि प्रत्येक बच्चों को जो टोटल जो पुस्तकों की संख्या है वो 1/8 है, किसका, जो बच्चों की संख्या का, ठीक है। इसके बाद में ये बोला है यदि बच्चों की संख्या आधी हो। अब बताओ बच्चों की संख्या कितना होगा, आधा, तो ए है, ए का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ए का आधा a/2 हो जाएगा। तो प्रत्येक बच्चों को 16 पुस्तकें प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिखोगे पुस्तकों की संख्या बराबर a गुणे 16, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 8 16, तो 8 ही मिल जाएगा, ठीक है। ये पुस्तकों की संख्या है, ठीक है। अब ये बताओ जो पहला वाला था ए, प्रत्येक वस्तु को कितना मिला था, 1/8 ए, तो यहाँ से भी पुस्तकों की संख्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पुस्तकों की संख्या, तो जिसे ए गुणे 1/8 ए, तो कितना हो जाएगा, a²/8 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास में 5 है, हमारे पास में टोटल कितने बच्चे हैं, 5 है, और एक बच्चे को मतलब जो पुस्तक मिल रहा है 2 पुस्तक मिल रहा है ना, तो टोटल पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 को 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ए है और ए को पुस्तकों की संख्या मतलब प्रत्येक बच्चे को जितना मिल रहा है उसको गुणा कर देंगे, तो 1/8 से जब गुणा करेंगे ना तो हमें पुस्तकों की संख्या मिल जाएगा। यहाँ पर a²/8 मिल जाएगा, और यहाँ पर सेकंड केस में जब बच्चों की संख्या आधी होगी तो पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा, 18। अब देखो ये भी पुस्तकों की संख्या है और ये भी पुस्तकों की संख्या है, जब दोनों बराबर हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a²/8 मतलब a²/8 बराबर 8a, ठीक है। अब देखो a से घात कट गया और a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8 8 64, कितना हो जाएगा, 8 8 64 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये क्या है, ये तो बच्चों की संख्या है, क्या है, बच्चों की संख्या, 64 बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों की संख्या है ये। और हमें क्या बताना है, ज्ञात कीजिए कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई, तो हमें पुस्तकों की संख्या बताना ना, तो पुस्तकों की संख्या कितना है, देखो पुस्तकों की संख्या 8 ही है ना, तो लिखोगे पुस्तकों की संख्या बराबर 8a, तो 8a का मान कितना, 64 है, ठीक है। जब आप इसको गुणा करोगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, हासिल 3 और 8 छक 48 3 51, तो कितना आ जाएगा 512, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट सब वही यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। इसको देखने के बाद में आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ पहले, ठीक है। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9 9 9 9 9, ठीक है, 5 अंकों की। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, बस इसको घटा दो, तो 9 9 9 9 में से 8 9 में से बन जाएगा 8, फिर 9 9 8 9 9 9,
9899, तो ऑप्शन 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना कि गलत ना होने पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताना है कि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि देखो जब हमारे पास में 2 वर्ष का होता है, मतलब 2 वर्ष के लिए जब होता है, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होता है PR/100 का होल स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। जब 3 वर्ष की बात करते हैं ना, तो 3 वर्ष के लिए जो दोनों का अंतर होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस ये अपना साधारण ब्याज, तो उसमें क्या होता है P, ये तो सेम ही होगा, R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। ठीक है, बस अब इसे मैं सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये फार्मूला भी नोट कर लेना। तो प्रिंसिपल कितना है, 2000 है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 2000, R का मान कितना है 10, तो 10/100 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस R 10/100। अब इसको हल करोगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 2000 गुणे 1/10, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको देखो 0 से 0 कट कर दो, तो 10 इसको देखो गुणा करोगे तो 10 या 30 प्लस 31 होगा ना, 31/10 मिल जाएगा। ठीक है, बस अब इसी को गुणा कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1 2 3 जीरो है ना, 3 जीरो से ये 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 गुणे 31, तो कितना आ गया 62 रुपये। ठीक है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 62 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला लर्न करना होगा, याद करना होगा। ये 2 साल के लिए है और ये 3 साल के लिए है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताओ। ठीक है, देखो एक व्यक्ति एक कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि दूसरा उसी काम को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम पूरा करते हैं तो दोनों को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, इसका लर्न कर लेना है। जब दोनों का एक साथ में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करना, ठीक है, जो ये नंबर होगा, ठीक है, ये दोनों नंबर इनको आपस में गुणा कर लो, 60 गुणे 48। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो, 60 प्लस 48, बस इसी को हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, जब गुणा करोगे तो इसे, अच्छा 60 गुणे 48 गुणा ऐसे छोड़ दो, इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से कट कर दो, 12 9 108 होता है, और 12 चौक 48, 4 आ गया। ठीक है, अब और कुछ कटेगा, यस 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 बिसैया में, तो 20 गुणे 40 80/3। ठीक है, अब इसको भाग कर लो तो कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 करोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा 18, और फिर मतलब ऐसे ही डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो हमें आंसर से मतलब है, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता, तो 26 आ रहा है ना, तो 26 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो कि 27 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है ना, 81 आता है, तो और यहाँ पर कितना 80 कम है, तो मतलब 26 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं।
पहले वीडियो को पॉज करो और बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखा है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 है। यदि किसी महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी तो बचत होगी। ठीक है, अब देखो ये बचत है और ये व्यय है, मतलब खर्चे हैं, और ये क्या है, उनका बचत है। तो देखो जो दोनों का अनुपात होगा, मतलब अगर हम बचत को 3x मान लेते हैं और व्यय कितना हो जाएगा, व्यय हमारे पास में 8x हो गया। ठीक है, अब देखो अगर किसी का इनकम है, मतलब किसी का जो इनकम होता है, यहाँ पर अगर हम किसी का आय मान लेते हैं तो आय में दो चीज़ें होता है। एक तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आय आएगा, मतलब इनकम होगा, उसको सबसे पहले खर्च करोगे। ठीक है, खर्च मतलब जिसको हम व्यय बोलते हैं। और दूसरा होता है खर्च करने के बाद में कुछ पैसे बचता है कि नहीं बचता है, तो उसको हम बचत बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपने पैसे खर्चा किया और जो आपने बचाया, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसका टोटल इनकम मिल जाता है, टोटल आय मिल जाता है कि टोटल आय कितना हुआ। ठीक है, तो आपको बस वही लिखना है। यहाँ पर लिखोगे आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। ठीक है, तो टोटल आय कितना है, 27,500 है, और बराबर बचत कितना है, बचत है 3x, और 8x क्या है, व्यय। अब 8 3 11 हो जाएगा, 11x बराबर 275, ऐसे लिख दो 27,500। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 27,500 बटा 11। अब इसको भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, हाँ 11 दूना 22 हो गया, और यहाँ पर 22 5 बचा तो 11 25 55, और 2 0 है तो 2 0 लिख दो। तो x बराबर कितना हो गया, 2,500 हो गया। ठीक है, और बचत कितना है, ये तो x का बराबर आया ना, तो बचत बराबर हमारे पास में है 3x है ना, तो 3x का मान कितना है, 2500 है, तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा करोगे तो 7500 आ जाएगा। ठीक है, तो बचत कितना बचत कर रहा है भैया, श्रीमती सिंह। ठीक है, 7500 मतलब 7,500। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जो बीच बीच में जो फार्मूले यूज़ हो रहा है ना, उसको आप नोट भी करते रहो और उस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। देखो एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का अनुमान क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब एक यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसके सब भुजा बराबर है, तो इसका जो इधर से परिवृत्त बनेगा, मतलब एक वृत्त बनेगा, उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखो जब हमें मतलब ये, ठीक है, सबसे पहले हमें रेडियस पता होना चाहिए ना। ठीक है, ये कितना 21 है, सबसे साइड कितना है त्रिभुज का, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें, जब हमें अगर रेडियस पता हो जाता है, ठीक है, त्रिज्या पता हो जाता है, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, मतलब त्रिज्या बराबर, हाँ, परिवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, यहाँ पर लिखोगे भुजा बटा √3। तो भुजा कितना है, 21 है, और √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो जब 3 से गुणा करोगे तो √3 का 3 हो जाएगा, और ऊपर 21, और यहाँ पर √3, तो ये कट गया, कितना आ गया, 7√3। ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 दिया है। ठीक है, r मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 7√3 गुणित 7√3। ठीक है, तो देखो 7 से 7 कट गया एक, तो अब इसी को लिख लो, तो भैया कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 22 और
रूट 3 से रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 3 मतलब 3 बचेगा, ठीक है, ठीक है, 3 बचेगा, तो 3 गुणे 7 21 हो जाएगा, इसको 21 से गुणा कर दो, बस अब आंसर मिल गया। अब देखो यहाँ पर रूट तो नहीं है ना, किसी में आंसर में रूट नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें रूट आया है, ठीक है। इसके बाद में देखो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, अगर हम 2 से 1 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 किस में, इसमें, तो ऑप्शन 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, मतलब जो एल है लंबाई वो 6x है, और चौड़ाई मतलब बी ब्रेथ बोलते हैं जिसको, ये कितना है 5x है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। तो बता देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 6x है, और चौड़ाई 5x है, और क्षेत्रफल कितना है 6750, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 30 और x मिलके गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 6750, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6750 बटा 30। ये देखो 0 से 0 कट गया। अब 3 से भाग कर दो, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो x स्क्वायर बराबर 225। तो जब हम x बराबर 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता है कितना होता है, 15 होता है। तो x बराबर 15 हो गया, ठीक है, x बराबर 15। अब ये बताओ इसका चौड़ाई का अनुपात निकालना है ना, चौड़ाई और क्षेत्रफल का। तो चौड़ाई यहाँ से निकालोगे कितना होगा, 5x है ना, तो 5 गुणे 15, तो करोगे कितना आएगा 15 पची 75, ठीक है। अब देखो लिखोगे आयत और चौड़ाई का, और आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयत की चौड़ाई कितना है भैया, आयत की चौड़ाई है 75 है ना, यहाँ पर 75 कर दो, और क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल कितना है ये रहा, तो लिखोगे 6750, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखो कितना होगा, इसको डिवाइड करके देखो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो डिवाइड करने का मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, या कर दो 15 से आई थिंक हो जाएगा, ठीक है, या 25 से भी हो जाएगा। देखो 25 या 75 हो गया, ठीक है, और 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 कितना होता है, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 दूना 50 हो गया, और 50 और 67 में कितने का अंतर है, तो बोलोगे 17 का, और तो 175, तो 25 सत्ती कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 75, 175, ठीक है। और यहाँ पर एक ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 3/270। अब देखो 3 1 3 और 3 90, तो कितना मिल गया, ऊपर 1 है तो 1:90, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर भी प्रैक्टिस करते हैं ना, आपका एग्ज़ाम पास में है, ठीक है। तो चलो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है।